जैसे आप बताती थी मैम टाइप। चलो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट. Okay, so in the last class we discussed about types of customer. उसमें एक टाइप था आपका impulse buyer या impulse purchaser. वो कौन होते हैं बताइए? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, रेज योर हैंड. उनका मोटिव नहीं होता लेने का, बट किसी प्रोडक्ट को देख करके वो सडन फीलिंग आती है लेने की, तो वो लेते हैं. वेरी गुड. इसीलिए वो लेते हैं तो रिग्रेट नहीं करते, एंजॉय करते हैं. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. यस अभिनव. Ma'am, yes, ma'am. This type of customers buying good and services without planning in advance. Very good. Yes, they are not planning that. Yes, Pratyay. मैम जैसा कि आपने बताया था मैम कि दो दोस्त जब मार्केटिंग करने जाते हैं, दूसरे को सामान नहीं लेना रहता है, लेकिन वो जाता है तो अट्रैक्ट होकर अगर सामान को लेता है, किसी चीज को अट्रैक्टिव सामान को, तो उसी को मैम. हाँ बिल्कुल. That was the example. You can write about it. Impulse जो बायर होते हैं या जो परचेजर होते हैं वो कभी भी प्री प्लान नहीं करेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट गए और अचानक से कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, जैसे ड्रेसेस वगैरह, ठीक है, शूज और ये सब जो चीजें. आपकी विंडो, आपने देखा होगा विंडो ग्लास से जो प्रेजेंट किया जाता है ज्यादातर ब्रांडेड शॉप के द्वारा, जितने भी आपके ब्रांडेड स्टोर है, चाहे वो मैक्स में तो शायद आई थिंक अभी नहीं है वो चीज, लेकिन आपके वेस्ट साइड हो गया, पैंटेलून्स हो गया, आपने देखा होगा कि वो विंडो ग्लास ही है पूरा उनका, बाहर से ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे, विजिबल होंगे, राइट. सो इस तरीके से क्या होता है कि जब वो डिस्प्ले करते हैं प्रोडक्ट को, तो अगर हमें लेना हो या नहीं लेना हो, हमारी नजर तो चली जाती है. एंड व्हेन वंस वी सी दैट प्रोडक्ट एंड वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं उस प्रोडक्ट को, राइट. सो दैट इज नोन एज इम्पल्स बायर या इम्पल्स परचेजर. वही होते हैं जो प्रोडक्ट को कैसे खरीदते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है. ठीक है, वो क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द सेंसेस दे हैव, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, इफ दे हैव, मतलब दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट प्रोडक्ट, देन दे आर परचेजिंग इट, राइट. तो मैंने इसके लिए ये नहीं कहा था कि सिर्फ आपने देखा और आपको पसंद आया और आपने खरीद लिया. हाँ, 5 सेंसेस का यहाँ यूटिलाइजेशन है. जैसे मैंने बताया था कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं और अगर आपके फ्रेंड को प्रोडक्ट खरीदना है और आपको नहीं खरीदना है, लेकिन अगर आप वहां खड़े हैं और अचानक से आपको फ्रेग्रेंस आ रहा है खाने पीने का, ठीक है, फूड का, तो आप अपने आप चाहेंगे कि चलकर कुछ खा लेते हैं, राइट. सो दिस इज इम्पल्स परचेज विच इज नॉट प्री डिसाइडेड. It is basically decided at that time only when you saw, yeah, when you see the product which is attractive, and after that you are purchasing it. So that is impulse purchase. ठीक है. So impulse purchase जो है उसको आप लिख सकते हो sudden purchase, ठीक है, not pre-planned. इस तरीके से इसका कीवर्ड लिख लो. समझ में आया? Not pre-planned. ठीक है. अनसर्टेन परचेज, इसके बहुत सारे कीवर्ड हो गए. अनसर्टेन मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आप खरीदोगे ही खरीदोगे, राइट. चलो नेक्स्ट वन इज लॉयल कस्टमर. सबको क्लियर है? कौन बताएगा मुझे लॉयल कस्टमर, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास? रेज योर हैंड. यस ऋषि. जो मेरा प्रोडक्ट लेने के बाद फिर वो दोबारा से उस प्रोडक्ट के लिए आते हैं और इस टाइप के कस्टमर होते हैं, वो माउथ, मतलब अपने माउथ पब्लिसिटी करते हैं प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, गुड, बेटर. एनीवन एल्स? And in fact on the social media platforms too. Not just mouth promotion. वो social media पे भी promote करते हैं. वेरी गुड. यस अनीशा. यस मैम, लॉयल कस्टमर्स मैम वो होते हैं जो एक ही प्रोडक्ट को रिपीट परचेज करते हैं और उसके बारे में पॉजिटिव व्यूज देते हैं सोशल मीडियाज पे. और ऐसे कस्टमर से जो मतलब सेलर होते हैं वो कोशिश करते हैं उनसे मैशअप नहीं है. ओके, गुड, वेरी गुड. चलिए, सो आई गेस लॉयल कस्टमर इज क्लियर दैट अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो कोई भी ब्रांड का और आप उसी ब्रांड को उस प्रोडक्ट के लिए प्रेफर करोगे. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था व्हाइट फ्लोर का, नॉट व्हाइट फ्लोर का, कि आपका आटा जब आप खरीद रहे हो तो आप आशीर्वाद आटा अगर खरीद रहे हो तो हमेशा आप आशीर्वाद आटा ही खरीद रहे हो. व्हाई यू आर परचेजिंग इट? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ द टेस्ट, व्हाटएवर यू फाउंड दैट इज वेरी फाइन, देन नाउ यू आर बिकम
लॉयल कस्टमर। लेकिन लॉयलिटी ऐसे ही नहीं आएगी, लॉयलिटी के लिए कंपनी भी बहुत वर्क करती है कस्टमर लॉयलिटी के लिए। क्वालिटी वर्ड्स देगी तो लॉयल कभी बनेगा ही नहीं कस्टमर, याद रखिएगा हमेशा। कस्टमर विल नेवर बिकम लॉयल इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट व्हाट कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग। आ रही बात समझ में? और अगर आपने क्वालिटी अच्छा दे दिया प्रोडक्ट का लेकिन कॉस्ट बहुत हाई कर दिया, ठीक है, कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर दिया आपने, तो उसमें भी लॉयलिटी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो है उनके लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा। सो लॉयल कस्टमर तभी बनेंगे आपके जब आप उनको बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट इकोनॉमिकल प्राइस में प्रोवाइड करेंगे। आ रही बात समझ में? और ये भी याद रखिएगा कि ऐसे अगर मैं आज के टाइम पे बोलूँ ना, तो लॉयलिटी नाम मतलब लॉयलिटी जो होती है ना कस्टमर में बहुत ही लेस हो चुकी है, बहुत ज्यादा। Why this happened? Because nowadays there are multiple option for one product. Even मैं बताती हूँ, आशीर्वाद जो है उससे भी पहले आता था आपका अन्नपूर्णा आटा, अभी पतंजलि है, फॉर्चून ने भी स्टार्ट कर दिया आटा, राइट? एंड मल्टीपल स्मॉल लोकल वेंडर्स और ऐसी कंपनीज तो हर जगह होती हैं। तो आपके पास इतना ज्यादा ऑप्शन है प्रोडक्ट का अब कि अगर आपको थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज मिलेगा, 10 रुपया 5 रुपया और क्वालिटी सेम मिलेगा, तो आप मूव कर जाओगे वहां। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि अगर आपने आशीर्वाद आटा खरीद रहे हो आप, और अगर आपको 10 रुपए कम पतंजलि मिलने लगा ना और सेम क्वालिटी लगा, आई एम नॉट प्रोमोटिंग, आई एम जस्ट सेइंग, तो आप तुरंत से मूव कर जाओगे वहां। आई बात समझ में? तो दिस इज द फैक्ट, दिस इज द बेसिकली फैक्ट। लेकिन लॉयल कस्टमर अभी भी अगर मैं बोलूं तो वही होते हैं जो हमेशा एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट को नहीं, एक ही ब्रांड को बेसिकली प्रेफर करे, और प्रोडक्ट वैरी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने फैन खरीदा तो आपने बजाज का लिया, ठीक है, लेकिन बाइक खरीदा तो बजाज का नहीं लिया, कोई और खरीद लिया। तो प्रोडक्ट में वैरी हो सकता है, लेकिन अगर आप फैन ले रहे हो तो जब भी ले रहे हो आप बजाज का ले रहे हो। आई बात समझ में? तो इट इज अ ब्रांड लॉयलिटी। और ये भी हो सकता है कि अगर आप एक ही ब्रांड को बार बार, तो क्लियर हो गया लॉयल कस्टमर कौन होते हैं। नेक्स्ट लॉयल हो गया। नीड बेस्ड कस्टमर क्लियर है? कौन बताएगा नीड बेस्ड? नीड बेस्ड कौन बताएगा? चलो, उसने पहले हैंड रेज किया है। ये नीड बेस्ड परचेस करते हैं और इनको पता होता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट लेने जा रहा है और ये वही लेंगे जो इनको सेटिस्फाई करेगा। और कोई भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव अपसेल नहीं कर पाएगा इनके सामने। अपसेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? गुड, नहीं कर पाएगा। मैंने कर पाया लिखाया है। ये एक्चुअल में देखो अपसेलिंग इसमें हो सकता है नीड बेस्ड में, लेकिन नीड बेस्ड अगर कन्वीनियंस प्रोडक्ट है तो नहीं होगा पॉसिबल। तब वो कुछ भी आप कन्विंस करो वो पर्सन वही ले लेगा। हाँ डिपेंड, हाँ सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अपसेलिंग जो है ना वो करने की कोशिश कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको लेना तो है ही। मैंने बताया था, यही बताया था ना कि जैसे वॉशिंग मशीन खरीदना है, जो मैंने ये एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में। वॉशिंग मशीन अगर खरीदना है तो अगर आपका वॉशिंग मशीन खराब है तो आपको अल्टीमेटली खरीदना ही खरीदना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप घूम रहे हो, आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, आप घूम रहे हो, आप वैंडर कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में जब एकदम दिमाग आपका सेट है कि वी हैव टू परचेज द प्रोडक्ट, देन इन दैट सिचुएशन इट माइट बी पॉसिबल कि वो अपसेलिंग करने की कोशिश करे कि जब आपको वॉशिंग मशीन लेना है 20K का तो आप 22K लगा के ये ले लीजिए। तो दैट कैन बी पॉसिबल, बट इट इज सिचुएशनल बेस्ड, क्योंकि इस टाइप के जो नीड बेस्ड कस्टमर होते हैं ना, कई बार वो पूरा का पूरा आपका इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी एनालाइज करके आते हैं, है ना। लेकिन चूंकि प्रोडक्ट खरीदना है तो एक सर्टेनिटी है, तो इस केस में कस्टमर एग्जीक्यूटिव का फोकस इन लोगों पे ज्यादा होता है। तो वो कई बार होता है कि उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी रिजिडनेस भी हो सकता है और नॉन रिजिडनेस भी हो सकता है। ठीक है, अब पर्सन कौन खरीद रहा है वो मैटर करता है। अगर पर्सन के पास पूरा इंफॉर्मेशन है तो हो सकता है कि वो आपकी बात ना सुने, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट खरीदे। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हो सकता है इन दैट सिचुएशन दे आर गोइंग टू कन्विंस विद द कस्टमर एग्जीक्यूटिव। अरे बस समझ में, दैट इज सिचुएशनल बेस्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज
स्ट्रगल टू अपसेल मैंने लिखवाया था ना, तो वही चीज है कि दे विल स्ट्रगल, मतलब ये कोशिश करेंगे कि बिक जाए महंगा प्रोडक्ट, लेकिन जरूरी नहीं कि होएगा ये। ऐसे जो लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा चिटचाट में बिलीव नहीं करते हैं, जो मैंने ये भी बताया था आपको। इनको प्रोडक्ट खरीदना है और अल्टीमेटली खरीद कर ही जाना है, तो दे आर लाइक दैट। ठीक है, चलिए। सम स्टूडेंट्स आर टू मच लेट इन द क्लास, आई डोंट नो व्हाई। अभी आते हैं 9:26 में आ रहे हैं, बताइए इज दिस इज अ राइट वे, इज दिस इज एक्सेप्टेबल? देखिए अब एक और बच्चा आ रहा है, ये पानी का बॉटल मुझे बहुत अजीब लगा, एक मिनट, आई एम जस्ट कमिंग। कस्टमर, अब ये कौन बताएगा मुझे, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट न्यू कस्टमर? ठीक है, चलो ऋषि बताएगा। ओके 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 ओके, फिर मैं पूछ रहा हूँ से। न्यू कस्टमर ऐसे कस्टमर जो पहली बार प्रोडक्ट को खरीदने आते हैं, ये पहले से सर्च कर लेते हैं या फिर ये सेलर एग्जीक्यूटिव होता है उसकी बात को मानते हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। और इसमें मैम प्रोडक्ट का प्राइस को मैम हाई रन करके बेच सकते हैं। इनके साथ अपसेलिंग कैन बी पॉसिबल। ये जो न्यू कस्टमर होते हैं, यूज होते हैं, स्टार्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा ये अवेयर नहीं होते, इसीलिए जो भी कंपनी होती है उनको एक बेटर सेल्स एग्जीक्यूटिव रखना चाहिए और अच्छा यूजर मैनुअल रखना चाहिए ताकि वो बढ़िया से समझ पाए। वेरी गुड, वेरी गुड। यस अनीशा। यस मैम, न्यू कस्टमर जो दिमाग में क्वेश्चन चलता है कौन सा प्रोडक्ट खरीदे, किस ब्रांड का खरीदे, लेकिन फर्स्ट टाइम वो किसी भी ब्रांड का परचेज करते हैं और उस ब्रांड के लिए वो कस्टमर तब न्यू होता है। गुड। यस अभिनव। यस मैम, न्यू कस्टमर always curious and he always try to get information from multiple resources. गुड। न्यू कस्टमर्स कौन होते हैं बाकी बच्चे? जो फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं, जो फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, कभी भी वो ऐसा प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कभी किसी ने खरीदा नहीं तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी है तो हाफ इन्फॉर्मेशन है, राइट? सो इन दैट सिचुएशन व्हाट द यहाँ पर कस्टमर एग्जीक्यूटिव का मेन रोल शुरू हो जाता है न्यू कस्टमर के साथ, क्योंकि न्यू कस्टमर जो है वो कंफ्यूज है, इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और एक फियर भी है, डर भी है कि कुछ गलत ना ले लें, कुछ महंगा प्रोडक्ट ना खरीद लें, कोई ऐसा ना हो कि ज्यादा यूटिलिटी वाला, लेस यूटिलिटी वाला प्रोडक्ट खरीद लें। तो इस तरीके का उनका मेंटालिटी होता है। अरे बस समझ में, तो कस्टमर एग्जीक्यूटिव का क्या रूल होता है कि दे आर गोइंग टू मेक द ट्रस्ट, वो ट्रस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, आपको कन्विंस करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो। अगर उनको लगेगा कि नहीं, मतलब जो पर्सन है, अगर उनको लगेगा कि हाँ ठीक है खरीदना चाहिए तो खरीदेंगे, अगर समझ नहीं आएगा तो नहीं परचेज करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो द इम्पैक्ट और जो आउटपुट होगा इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन, ये जो पूरा कन्वर्सेशन चलेगा कम्युनिकेशन का, इसका आउटपुट परचेज भी हो सकता है, नॉट परचेज भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। क्योंकि मैंने क्या बोला, डर है, कंफ्यूजन है, और या तो इंसान कंफ्यूज होंगे तो क्या करेंगे कि दे आर नॉट गोइंग टू परचेज इट, बिकॉज एक पैसा लग रहा है ना आपका यहाँ पर रिस्क अप्लाई हो रहा है, फाइनेंशियल रिस्क है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इधर दे कैन परचेज और नॉट परचेज, सो दे आर न्यू कस्टमर। ठीक है, एवरीवन इज अ न्यू कस्टमर व्हेन दे आर परचेजिंग अ न्यू प्रोडक्ट व्हिच दे नेवर परचेज बिफोर अर्लियर। आगे बस समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये यहां तक हो गया था ना ये सारा। इंपल्सिव कस्टमर कौन बताएगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास? इंपल्सिव कस्टमर, ये तो शायद हो गया था ना। यस मैम, इंपल्सिव हो गया, लॉयल हो गया है, न्यू कस्टमर हो गया। अब नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल कस्टमर। लिखिए, पोटेंशियल कस्टमर कौन कस्टमर होंगे? पोटेंशियल कस्टमर के बारे में लिखिए कि ये जो कस्टमर होंगे, दे मे not have a need for your product or is still in the early stage of researching the product they want to buy। ठीक है, अब ये जो कस्टमर्स होंगे, इन कस्टमर का ये कैसे कस्टमर होंगे? जिनके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, पोटेंशियल जो है, जिनमें पोटेंशियल है कि वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एप्पल का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो एप्पल जो है दैट इज नॉट फॉर एवरीवन, ट्रू। खास करके वो जो नया मॉडल आता है वो तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते।
हाँ, जब वो नया मॉडल आ रहा है, पुराना मॉडल जो है वो आउटडेटेड होना शुरू हो गया, तब वो सस्ता होगा, है ना। लेकिन जो पर्सन जो हमेशा न्यू मॉडल परचेज करता है उसको कम से कम 1.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, और वो कोई नहीं कर सकता जो कि मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है। द पीपल हु आर रिच क्लास दे आर एबल टू परचेज दैट, राइट। तो कस्टमर जो है may not have a need for your product or is still in the early stage of researching the product what they want. एक मिनट जरा मुझे अनाउंसमेंट करने दो। क्लास में क्या टाइम है आने का? 9:32 हो रहा है and the students are coming at this time. What do you think? यहाँ मजाक चल रहा है क्या क्लास में? नहीं, चलिए आगे चलिए, ठीक है। तो ये जो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जो पोटेंशियल कस्टमर वैसे कस्टमर होते हैं उनको बेसिकली जो है प्रोडक्ट की जरूरत हो भी सकती है और प्रोडक्ट की जरूरत नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये जो कस्टमर होते हैं ये अफोर्ड कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। देयर अफोर्डेबिलिटी इज इन दैट वे कि हाँ आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, आप टारगेट कस्टमर हो सकते हो कुछ कंपनीज के लिए, ठीक है। और ये जो कस्टमर होते हैं ना, ये अर्ली स्टेज पर ही प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेंगे, जो मैंने बताया था आपको, अर्ली अडॉप्टर, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एप्पल का एग्जांपल लिया कि जो एप्पल 13 अभी आया है, मान लीजिए कि वो अभी आपको खरीदना है, खरीद सकते हैं? क्या कॉस्ट है? 1.1। हाँ, लगभग अभी डिस्काउंट वगैरह पे लोगे तो भी 1 लाख से ऊपर का पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप यही 1 साल बाद लोगे तो आप अर्ली अडॉप्टर नहीं कहलाओगे, ठीक है। हाँ, अर्ली अडॉप्टर जो है वो होंगे जो आपके प्रोडक्ट को आते के साथ ही परचेज करने की कोशिश करें, ठीक है, जो तुरंत से एक्सेप्ट करे, खरीद ले, तो दे आर अर्ली अडॉप्टर। लैगार्ड्स जो होते हैं वो सबसे लास्ट अडॉप्टर होते हैं, जब पूरी दुनिया उस प्रोडक्ट को खरीद चुकी है तब जाकर वो खरीदते हैं, जैसे कि आपके रूरल कंज्यूमर्स लैगार्ड्स होते हैं। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि जो पोटेंशियल कस्टमर होंगे दे आर एबल टू परचेज योर प्रोडक्ट, बट उस प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कस्टमर, ठीक है। अगर उनको लगेगा कि मोबाइल खरीदना है तो अच्छा वाला खरीद लिया, महंगा खरीद लिया, तो दे आर पोटेंशियल कस्टमर्स। समझ में आया? लिखो। तुरंत कोई नया मॉडल नया प्रोडक्ट आया, तुरंत से अडॉप्ट कर लिया, उसको कहते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। लैगार्ड्स जो सबसे लास्ट में प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। तो पोटेंशियल कस्टमर कौन होते हैं? अर्ली अडॉप्टर। तो इसको शॉर्ट में लिख लो, अर्ली अडॉप्टर, इसका कीवर्ड। अर्ली अडॉप्टर फॉर द पोटेंशियल कस्टमर। न्यू कस्टमर के लिए कोई कीवर्ड की जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो। इंपल्सिव कस्टमर के लिख सकते हो, वो जो होते हैं ना सडन परचेज करने वाले जो पर्सन होते हैं, सडन परचेजर, ठीक है। नीड बेस्ड के लिए भी जरूरत नहीं है आई थिंक। लॉयल कस्टमर के लिए ऐसे तो कोई ऐसे वर्ड्स ही नहीं जिसमें कीवर्ड्स की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इंपल्स जो होते हैं नॉट प्री प्लान्ड परचेजर होते हैं। चलिए आगे लिखते हैं डिस्काउंट कस्टमर। डिस्काउंट कस्टमर, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग कस्टमर है और ये बहुत सारे लोग होते हैं, मैं बताती हूँ कैसे। डिस्काउंट कस्टमर वो कस्टमर होंगे जो बिना डिस्काउंट के प्रोडक्ट ही नहीं खरीदते हैं, राइट। सो लेट मी टेल यू द एग्जांपल ऑफ दैट। बट ये जो कस्टमर्स होते हैं वो नीड बेस्ड प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं करते हैं। अब जैसे भाई नमक खत्म हो गया है तो घर में 1 साल बाद अगर उस पर डिस्काउंट आएगा तो थोड़ी खरीदेंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। वो तो ऑलरेडी सब्सिडाइज रेट में चलता है आपका, जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर में आते हैं सारे आपके इसेंशियल, ये ऑयल वगैरह जो है ना आपकी कुकिंग ऑयल वगैरह, ये सारी इसेंशियल कमोडिटीज में आती है। तो इसको खैर रहने देते हैं इस बात को। जो डिस्काउंट कस्टमर होते हैं वो वैसे कस्टमर हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को तभी खरीदेंगे जब आप उस पे डिस्काउंट दे रहे हो। समझ में आई बात? जैसे ब्रांडेड शूज की अगर मैं बात करूं तो एडिडास और रीबॉक इज वन ऑफ द नाइकी, दीज आर द एक्सपेंसिव ब्रांड्स ऑफ शूज, राइट। अब इसका जो कॉस्ट होता है दैट इज 4000, 5000, 8000 इस तरीके से है अगर आप एक्सक्लूसिव शोरूम से खरीदते हो। अगर आप उसको ऑनलाइन देखोगे तो आपको हो सकता है कुछ सस्ता मिल जाए, डिस्काउंटेड रेट में मिल जाए। तो दीज पीपल वांट टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम दूज प्लेसेस।
आई बात समझ में, जहां डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल है प्रोडक्ट, या फिर 6 महीने बाद अगर उस पर डिस्काउंट आएगा तब जाकर वो खरीदेंगे। तो दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी बेसिकली। आई बात समझ में? ऑनलाइन क्लास क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस मैम। ओके, क्या हो गया? अब एक चीज और है, एक और भी बात मैं बताती हूँ। दीज कस्टमर्स आर नेवर लॉयल, जो डिस्काउंट कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के बिल्कुल दिमाग में होता है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। हाँ, तो इनके इनका जो सेंस है कि अगर मान लीजिए कि ये एडिडास, रिबॉक और नाइकी है, शूज का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो अगर इनको एडिडास पे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो ये दोनों को छोड़ के एडिडास ले लेंगे, नाइकी पे मिलेगा तो नाइकी ले लेंगे, और अगर रिबॉक मिल रहा है तो रिबॉक ले लेंगे। आई बस आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, आई एम आल्सो लाइक दैट, ठीक है। सो लॉयल कस्टमर का मतलब वो होता है, अब ये नहीं होगा कि वो अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। क्वालिटी और इक्वालिटी वो रखेंगे प्रोडक्ट ब्रांड्स में, ये सारे लगभग इक्वल टाइप के ब्रांड हैं, कोई भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खराब या फिर डाउनग्रेडेड नहीं है ब्रांड ये, राइट। तो ये उसी में कंपैरिजन करके आपके प्रोडक्ट को में मूव करते जाएंगे। अब जैसे अब ये तो हो गया शूज की बात, ड्रेस की ले लो बात, तो अगर मैं कुर्ता की ले लूं, एथनिक की ले लूं, तो इंडिया में जो एथनिक ब्रांड्स हैं जैसे डब्लू है, ऑरेलिया है, ठीक है, बीबा है, तो दीज आर द ब्रांड्स। अब किसी को खरीदना है तो वो डब्लू का परचेज कर रहा है पर्सन, और अगर उसको डिस्काउंट मिल गया तो बीबा की तरफ मूव कर जाएगा। तो दीज पीपल आर नोन एज द डिस्काउंट कस्टमर्स। आई बात समझ में सबको? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास क्लियर? यस मैम। So what discount do you offer that attract these people a lot? Like अगर आप अपनी स्टोर के बाहर लगाते हो 50% डिस्काउंट, तो ये आपके बाकी सारे चीजों को साइड कर देगा, और वो 50% डिस्काउंट जो है ना वही कस्टमर को दिखेगा। ये होते हैं डिस्काउंट कस्टमर। हाँ, इनका जो ये जो होंगे ना, ये प्रोडक्ट के प्राइस पर ही पूरा डिपेंडेंट है, समझ रहे हो ना? कलर कॉम्बिनेशन, लुक्स, इससे भी ज्यादा इनके लिए क्या मैटर करता है? प्राइस, ठीक है। और एक चीज और है कि ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब भी खरीदेंगे प्रोडक्ट, ये डिस्काउंट पे खरीदेंगे। अगर डिस्काउंट ये जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर किसी ने शूज लिया एडिडास का, अब उसको खरीदना है, कोई और खरीद सकता है वो, अब उसको लग रहा है एडिडास वाला तो डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो दूसरे पे मूव कर सकते हैं। तो दे कैन मूव टू द अनदर कंपनी इफ दे विल गेट मोर डिस्काउंट। समझ में आया? ठीक है, चलिए लिखिए। They won't react to upselling. Always remember that. They won't react to upselling. ये upselling का concept इनके पास कुछ है ही नहीं, इन customers के पास। यानी इन customer को अगर आप convince करने की कोशिश करोगे ना कि महंगा प्रोडक्ट ले लो, लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो महंगा कहाँ से लेंगे? अपसेलिंग तो आप तब कर सकते हो ना जब पर्सन प्राइस को लेकर सेंसिटिव नहीं है, यानी कि उसको लग रहा है कि अगर इस प्राइस में हमें कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, ले लेंगे। तो इन दैट सिचुएशन यू कैन डू अपसेलिंग ना। तो दे आर नॉट द पीपल विथ हुम आप अपसेलिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, याद रखिएगा हमेशा। समझ में आया? क्लियर हो गया ऑनलाइन क्लास? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट लिखिए वैंडरिंग कस्टमर। Wandering customers. Wandering customers. Wander, W-A-N-D-E-R-I-N-G, wandering customer. Wandering customer पता है कौन होते हैं? घूमने वाले। Wander का मतलब होता है इधर उधर घूमना, इसका मतलब यही है हिंदी में। तो वैंडरिंग कस्टमर वो होते हैं who believed on exploring the things, एक्सप्लोर करना पसंद है, घूमना पसंद है, नॉलेज इंफॉर्मेशन एक्वायर करना पसंद है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इनके पास कोई मकसद नहीं होता है घूमने का, ये क्या करते हैं ना, देखते हैं अरे मार्केट में क्या नया चल रहा है, लेटेस्ट क्या प्रोडक्ट आया है ना, कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट पे डिस्काउंट चल रहा है, तो ये इन सब चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। आ रही बात समझ में? ये कस्टमर आपके स्टोर में आएंगे, आपका टाइम लेंगे, 150 क्वेश्चन पूछेंगे और फिर ये प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? हाँ, ये रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ऐसा नहीं कई बार कि प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछेंगे। अच्छा, ये
ऐसा प्रोडक्ट अगर चाहे तो कब मिलेगा? दे कैन आस्क एनी रैंडम क्वेश्चन रिलेटेड विद द प्रोडक्ट और ईदर दैट इज नॉट रिलेटेड विद द एग्जिस्टिंग मर्केंडाइज। अच्छा, एक टर्म आ रहा है मर्केंडाइज, तो मैं तुम लोग को बताती हूँ। मर्केंडाइज का मतलब होता है जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऑफर किया जाता है, यानी कि स्टोर में जो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये जो होंगे ना, यू कैन चेंज दिस कस्टमर इनटू अ न्यू कस्टमर बाय ऑफरिंग द एक्यूरेट आंसर, है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उनको सुटेबल अगर आंसर दीजिएगा तो हो सकता है कि एक नए कस्टमर में कन्वर्ट भी हो जाए, ठीक है। प्रोफेशनल क्वेश्चन का प्रोफेशनल आंसर देना इन कस्टमर के लिए जरूरी है। अगर आप इनको वैल्यू नहीं दीजिएगा ना तो दे विल नेवर कन्वर्ट देमसेल्फ एज अ कस्टमर। ये वैंडरिंग ही रहेंगे, फिर आपके यहाँ से फिर कभी प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। तो what you can do, either they are going to purchase the product or not, you have to deal with them in a professional way। आ रही बात समझ में? Yes ma'am। ठीक है, समझ में आया। और ये जो होते हैं ना कस्टमर, एक और रीजन बताती हूँ, इनका वैंडरिंग जो है ये ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए वैंडरिंग है, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए वैंडरिंग कस्टमर बन सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को मूवी जाना है, अब मूवी का जो टाइम है दैट इज 1 PM, ठीक है, और अब आप पहुंच गए 11 बजे 11 AM पे, तो व्हाट यू विल डू दैट विद इन दैट टाइम पीरियड। सो सम पीपल आर रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर एंड दे आर बेसिकली एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। ये नहीं है कि ये वैंडरिंग कस्टमर कभी कुछ सामान ही नहीं खरीदते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कई बार कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी उस सिचुएशन में रहते हैं जहां पर दे आर कन्वर्ट देमसेल्फ एज अ वेंडर कस्टमर, ठीक है। एक वैंडरिंग कस्टमर्स और कौन होते हैं कि जो कि तुरंत से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, so they are also wandering customer for some time। They are first go to the every store। For example, if I am purchasing the laptop, maybe because it is an expensive thing, so I am first going to wander here and there, getting the quotation and asking multiple questions, and after that coming to from that place, अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कहां से खरीदना है, फिर मैं वहां से जाके खरीदूंगी और फाइनलाइज करूंगी। आ रही बात समझ में? सो दिस इज अ वैंडर, दिस इज नोन एज वैंडरिंग कस्टमर। क्लियर हो गया? ये इनका मेन मकसद क्या होता है, समझ में आया ना, अपना टाइम यूटिलाइज करना। लेकिन वैंडरिंग कस्टमर कई बार क्या करते हैं ना कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को इफेक्ट करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्टोर पर गए और उस स्टोर पर ऑलरेडी 10 कस्टमर हैं और आपको खरीदना नहीं है, तो उस 10 कस्टमर के टाइम को आपके ऊपर लगाया जा रहा है, सही बात है ना। और कहीं ना कहीं इट विल बी हार्म द अदर कस्टमर्स एज वेल, जिनको खरीदना होगा हो सकता है वो ना खरीद कर ऐसे ही चले जाए, तो दैट कैन बी द पॉसिबल थिंग्स। बट ये बिल्कुल कह सकते हैं ना, ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि एज अ मार्केटर कोई आपको एक्सप्लेन करेगा नहीं, क्योंकि फॉर देम कस्टमर इज अ किंग। अरे बस समझ में। सो वैंडरिंग कस्टमर्स कौन होते हैं, क्लियर हो गया? श्योरिटी प्रोडक्ट परचेज करने का नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, इट इज ओनली 99% चांसेस, वैंडरिंग कस्टमर होते हैं 99% चांस है कि प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, लेकिन 1% इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अगर उनको कुछ ऐसा ऑफर दिखे जो कि उनको ऐसा लगता है कि अब ये ऑफर मुझे कभी नहीं मिलेगा, तब उस सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन परचेज कर ले प्रोडक्ट। हाँ, एज अ इम्पल्सिव कस्टमर, कि ऐसा ऑफर और जो डिस्काउंट है या ऐसा प्रोडक्ट कभी नहीं मिलेगा, अगर उनके दिमाग में ये चीज आ गई तो वेंडर करते करते भी वो प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लेकिन 99% चांसेस है दे आर नॉट गोइंग टू परचेज प्रोडक्ट। तो आई गेस these 7 types of customers are clear to everyone। Discount customer, wandering customer, potential customer, new customer, impulsive, loyal and potential। हो गया था ना? 7 तो हो गया है लगभग। किसी को भी कोई भी टाइप्स ऑफ कस्टमर में डाउट है? नो मैम, नो मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मैम एक बार पोटेंशियल बता दीजिए। कौन सा? पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर वैसे कस्टमर होते हैं, दे आर द अर्ली अडॉप्टर ऑफ द प्रोडक्ट।
बट इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको उन प्रोडक्ट की जरूरत है ही। आई बात समझ में? ऐसे कस्टमर्स जो होंगे उनकी अफोर्डेबिलिटी रेट हाई होगी इफ द प्रोडक्ट इज लग्जरियस। ठीक है, कंडीशन अप्लाइड इफ द प्रोडक्ट इज लग्जरियस और एक्सपेंसिव। आ रही बात समझ में यहां तक? तो पोटेंशियल कस्टमर्स आर दोस कस्टमर्स who are able to purchase the product if it is expensive, and for the marketer they are potential because they are the only customer who are able to purchase their product. मैम पोटेंशियल कस्टमर में हाँ, ये ट्रेंड भी हो सकता है, और कह सकते हैं ना कि जो थोड़े हाई स्टेटस पीपल है, जैसे सेलिब्रिटीज वगैरह जो होते हैं। अब ये मैंने बताया एप्पल का एग्जांपल जो मैं इतने देर से लेके चल रही हूँ इसीलिए है क्योंकि एप्पल खरीदने वाले तो मिडिल क्लास भी खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदते, लेकिन अगर आप लेटेस्ट मॉडल की बात करो तो बहुत रेयर होते हैं। हाँ, नॉट शो ऑफ एग्जैक्टली, दे आर अर्ली अडॉप्टर्स। नया कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो खरीद लेंगे, उन वो बोल सकते हैं ना कि वो लैगार्ड्स और अर्ली मेजॉरिटी के पार्ट नहीं होते हैं कि जब दुनिया खरीद रही है तो मैं खरीद लूंगा, ये उनका माइंड नहीं होता है। कोई नहीं खरीद रहा तो मैं खरीद लूंगा सबसे पहले, ये इनका मेंटालिटी होता है। मैम बोल सकते हैं डिजायर को फुलफिल करते हैं और वांट को अपने नहीं, इट्स नॉट वांट। बेसिकली व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि जरूरी नहीं कि उनको उस प्रोडक्ट का नीड हो सकता है कि उनके पास पैसे तो खरीद लिया। ठीक है, तो नीड यहाँ पर अप्लाइड नहीं है पोटेंशियल कस्टमर के लिए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन है। आई बात समझ में? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, चलिए लिखिए। सबसे पहला लिखिए VCDH। मैंने एक टर्म बताया था ना, VCDH। VCDH अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? तुम लोगों को पता होगा पहले VCD आती थी मूवी देखने के लिए, CDs वगैरह के लिए, तो VCD याद रहेगा और इसके साथ याद कर लेना H। ठीक है, इससे V से क्या है? वैरायटी सीकिंग, वैरायटी सीकिंग कंज्यूमर बिहेवियर। C से है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। D से है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। H से है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। लिख लिया सबने? एवरीवन? चलिए। यस मैम सी से क्या बोली? हाँ, क्या बोल रहे हो? सी से मैम क्या बोली? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स। और ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए टर्म बनाया था। ठीक है, ऐसे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर शुरू करें? कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, चलिए। यस मैम। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर लिखा हुआ है, हैबिचुअल। चलिए इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ, लिखिए। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर ऐसा आपका बिहेवियर है, कंज्यूमर का ऐसा बिहेवियर है जहां वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए हाईली इन्वॉल्व रहेगा। क्या रहेगा? हाईली इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, ये जो कस्टमर्स होंगे इनका जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा रिजिड दिमाग के होंगे, समझ रहे हो? ये अपना पूरा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड निकालेंगे, लेकिन जब ये खरीदने जाएंगे तो उस पर 150 क्वेश्चन भी होगा इनके पास। मल्टीपल क्वेश्चन पूछेंगे जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर आपका तब होता है जब आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को क्या करते हो? परचेज करते हो। कैसे प्रोडक्ट को परचेज करते हो? एक्सपेंसिव। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जहां पर आपका पैसे ज्यादा लग रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली कोई भी खरीदेगा सामान तो उसके दिमाग में क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, तो ये हाईली इन्वॉल्व रहेंगे
इनको ये नॉलेजेबल भी होंगे। ये कौन होंगे? कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर वाले पर्सन नॉलेजेबल भी होंगे, ठीक है। इनको ब्रांड के बारे में नॉलेज होगा। तो ऐसे कस्टमर्स को द सेलर कांट बी चीट। समझ में आ रही बात? अब जैसे एग्जांपल में ये एक बॉटल है बिस्लेरी का और एक मान लीजिए रियल नीर बॉटल है, एग्जांपल में ले लो, ठीक है। ये तो ऐसे दूसरा है, आई थिंक पार्ले का है, हाँ बेली। लेकिन इसको ऐसे मान के चलो कि एक बिस्लेरी और एक रियल नीर है, तो डिफरेंस पता होगा कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यही सेम सिचुएशन अप्लाइड होगा इनके सारे प्रोडक्ट के लिए जो भी खरीद रहे हैं। जैसे लैपटॉप खरीद रहे हैं तो एचपी, लिनोवो और आपका डेल में इनको कंपैरिजन पता होगा, फीचर्स पता होगा, इंफॉर्मेशन होगा इनके पास, ब्रांड के डिफरेंस के बारे में भी पता होगा। लेकिन चूंकि पैसा ज्यादा दे रहे हैं तो हाईली इन्वॉल्व रहेंगे। आई बात समझ में? अब इसमें लिखिए कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में कंज्यूमर गो थ्रू कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर गो थ्रू कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर when they are highly involved in a purchase. They are highly involved in a purchase. यानी इनका जो लाइन है वो ये कह रहा है कि अगर आप बहुत हाईली इन्वॉल्व हो तो वो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हो गया, या फिर आप मान लो कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में आप हाईली इन्वॉल्व हो प्रोडक्ट को खरीदने में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए दे आर अवेयर, अवेयरनेस होगा, याद रखिएगा, दे आर अवेयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमॉन्ग ब्रांड्स, यानी ब्रांड के विद इन इनको डिफरेंस पता होगा, ठीक है। और एक चीज कि कस्टमर हाईली इन्वॉल्व तभी होता है जब वो प्रोडक्ट क्या होता है, तो एक्सपेंसिव। तो लिखिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, नीचे लिख लीजिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अगर वो परचेज करेंगे तो वो उनका जो बिहेवियर होगा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, हाईली इन्वॉल्व होंगे वो परचेज में। और ये वैसे परचेज में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होगा जो परचेज इनका इनफ्रीक्वेंट है। कौन सा है? इनफ्रीक्वेंट, यानी कि बार बार वो प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या खरीदते होंगे ये कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर? मोबाइल, लैपटॉप, कार और जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, गैजेट्स हो गए, जिनको आप एक बार खरीदते हो 10 साल चलाते हो, राइट? नहीं, मोबाइल को छोड़ के, है ना। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में क्या होगा आपका? हाईली, ये लिख लिया ना, छोटा नीचे और लिख लो, इनफ्रीक्वेंट परचेज, रिस्की प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं एक्सपेंसिव है, इनफ्रीक्वेंटली परचेज वाला सिचुएशन है, रिस्की प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे जो कस्टमर्स होंगे ना, इनको ब्रांड का डिफरेंस पता होगा कि भाई एचपी का लैपटॉप में क्या फायदा है, लिनोवो में क्या है और डेल में क्या है। प्राइस से कंपैरिजन करेंगे, क्वालिटी से कंपैरिजन करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन उनको प्रोडक्ट कैटेगरी का नॉलेज नहीं होगा, जैसे कि एचपी में कितने टाइप के प्रोडक्ट हैं, कितने लैपटॉप्स हैं, ठीक है, लिनोवो में कितने वेराइटीज है। तो दे आर नॉलेजेबल एंड अवेयर अबाउट द ब्रांड डिफरेंसेस बट नॉट अबाउट द प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में या डीप नॉलेज नहीं होगा। तो लिख लीजिए इसमें, कंज्यूमर डज नॉट नो मच अबाउट द प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, does not know much about the product category, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को बोल सकते हैं हम क्या? मतलब बाइंग, इस ऐसे बिहेवियर को कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। अच्छा, एक और चीज मैंने बताया कि प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है और प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में भी इनको ज्यादा बहुत एक्सट्रीम नॉलेज नहीं होगा। प्रोडक्ट के ब्रांड का नॉलेज है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि 100% फीचर्स का, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें होती हैं लैपटॉप वगैरह, है ना, उससे प्रोसेसर होता है, कैमरा, और ये कैमरा तो इसके लिए मैटर ही नहीं करता है लैपटॉप के लिए, लेकिन मोबाइल के लिए कैमरा मैटर करता है। तो फीचर्स के बारे में भी एक्सट्रीम नॉलेज नहीं होगा। समझ में आई बात?
लेकिन ये एक बार में डिसीजन लेना ऐसे कस्टमर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे। एक बार स्टोर में जाएंगे 2-3 घंटा 4 घंटा कहीं नहीं गया। समझ में आई बात? तो इन कस्टमर्स को बोलते हैं कंज्यूमर, ये कस्टमर का जो बिहेवियर है, ये जो कस्टमर का बिहेवियर है इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ में आया? आगे थोड़ा सा और बताती हूँ कि ये जो है ना, इनका जो बायर होते हैं ये क्या करेंगे, लर्निंग प्रोसेस के थ्रू मूव करेंगे। लर्निंग प्रोसेस के थ्रू मूव करेंगे यानी आपसे क्वेश्चन करते जाएंगे, आंसर मिलता जाएगा, समझते चलेंगे। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस में मूव करेंगे। ये क्विक डिसीजन वाले पीपल नहीं होते हैं। टाइम देखने से कोई फायदा नहीं, 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा क्लास। ठीक है, समझ में आई बात? कि दे आर इन ऑलवेज इन द लर्निंग प्रोसेस, दे आर नॉट द क्विक डिसाइडर। उसके अलावा ये जो इनका जो एटीट्यूड होगा प्रोडक्ट का, ये कई बार होगा कि जैसे आपके कस्टमर एग्जीक्यूटिव इनको कई बार कन्विंस करने की भी कोशिश करेंगे, तो हो सकता है इनका रिजिड बिहेवियर भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? रिजिड बिहेवियर का मतलब है कि अगर इनको लग रहा है कि नहीं एचपी का ही लेना बेनिफिशियल है, तो उसमें वेराइटीज अगर उनको बताएंगे, अपसेलिंग करने की कोशिश करेंगे, तो पॉसिबिलिटी लेस है यहाँ भी कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में, लेकिन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हाई है। चलिए, ये समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। सो जो डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर है, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर करेंगे। चलिए, एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट? नो मैम।